अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे मुल्की मईशत, मुल्की तरक्की और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और पाक चीन दोस्ती, जिसकी हम मिसालें भी देते हैं कि समंदर से गहरी है, मालिया से ऊंची है और शहद से मीठी है। और उसको अमली जामा हमने पहनाया तब जब हमने $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और सदर शी जिनपिंग तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, जिनका एक ग्लोबल इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक्स और उसके साथ साथ इक़्तिसादी जोन, ये बड़ा एक अहम मंसूबा था। वो दो शराकतदार आज 100 से ज़्यादा शराकतदारों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसको लीड कर रहा है, फ्लैगशिप मंसूबा है पाकिस्तान का गवादर सी पैक। और ये इनिशिएटिव लिया गया क्योंकि चाइना भी चाहता था कि वो अपने जो मगरबी हिस्सा है, ख़ास तौर पर सिंकियांग वगैरह, वहाँ तरक्की की नई राहें हमवार करें। और पाकिस्तान ने भी इसी तसलसल में जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है उस पर तेज़ी से काम किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अब फेज़ 2 में अब इकोनॉमिक जोन डेवलप होने के लिए जा रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना जो मॉर्निंग पोस्ट है उसको इंटरव्यू दिया गया, यानी चीनी खबर रसां इदारा है, बड़ा एक अहम इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चीनी कंपनियों के जो इंजीनियर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली इक़दामात कर रहा है, बेहतर कर रहा है, माहौल साजगार कर रहा है और उसके साथ साथ चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 बिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद भी है। मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स की इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी बातचीत चल रही है। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम नुकता है वो है फेज़ 2। अब इस फेज़ 2 में बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो ओपन हुए हैं जिस पे काम होगा। डेफिनेटली जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी अम्ब्रेला तले ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को वसअत देना, उसको डेवलप करना, ये एक टारगेट है पाकिस्तान का। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, यहाँ पे गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, इनवॉइस पाकिस्तान में आ रहे हैं। एक सुफरा का हब बन चुका है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और भरपूर अंदाज से अब उससे फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ कुरबान बलोच साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CPEC, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, टेक्निकलिटीज़ में पड़े बगैर फेज़ 2 पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कितना अहम है, और जिस तरह ये पांडा बांड जारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया हमारे वज़ीर ख़जाना की जानिब से, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक के जिस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम रह रहे हैं और ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है, पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे जितने भी ममालिक हैं वो ऐसे इनिशिएटिव्स को ज़रूर देख रहे हैं जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो अपनी इकोनॉमीज़ को एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ उनको रीजनली इंटीग्रेट भी कर सकें। और इसके एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत सारी हैं, जिसमें आसियान आप देख रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से चाइना के करीब जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना की वो तो हमारी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जिसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है CPEC ने। और इन तमाम ओवरऑल कोविड के बाद से स्पेशली, और उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है और आगे हमें नज़र भी आ रहा है कि ये एक ओवरऑल कैसा सिनेरियो बनेगा। यूरोप और अमेरिका जो प्रोटेक्शनिज्म की बात बहुत ओपनली अब हो रही है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एरियाज जिसके ज़रिए पाकिस्तान और वो सेक्टर्स जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को जंप स्टार्ट कर सकता है, उसको एक रीजनल कंपैरेटिव इकोनॉमी के तौर पे प्रमोट कर सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इसलिए सेक्टर की बात अब कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली एक दिहाई में जब हमने CPEC में काम किया तो उसके ज़रिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नैरेटिव और जो हमने गवादर पोर्ट और मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करना था या उसको मेन स्ट्रीम डिस्कशन में लाना था, वो फेज अप हो चुका है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम इसके समरात से फ़ायदा उठा डॉक्टर सकें। साहब, पाकिस्तान की रीजनल अप्रोच के हवाले से थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, क्योंकि एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क G20 समिट कराता है और समिट में फिर एक डेमोक्रेटिक कॉरिडोर का इशारा जो हमें माजी में भी मिला, और जिस तरह एक मुतबादिल सिल्क रूट बनाने की बातें हो रही हैं, तो ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये जो कंपोजिशंस हैं वर्ल्ड वाइड जो हम कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान एक मौसर और एक पॉजिटिव रीजनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं? एम आई राइट? देखें, अगर आप कोई भी स्टडी उठा लें और आप खुद बहुत ज़्यादा वेल रेड हैं, कोई भी स्टडी जो कि रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में है
या ज्योग्राफी या ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उसके अंदर 3 फैक्टर्स को हर राइटर ने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक अच्छी ज्योग्राफी होना, यानी कि आप ऐसी जगह पे हों जहां पर इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो रही है। जिस तरह पाकिस्तान है, वो एनर्जी रिच कंट्रीज और एनर्जी डिमांड कंट्रीज के दरमियान या एनर्जी हंग्री कंट्रीज के दरमियान। दूसरा ये कि उसकी पॉपुलेशन स्ट्रांग हो और वो इस काबिल हो कि वो इसकी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जा सके, जिस तरह पाकिस्तान की है। हमारी आबादी जो है वो इस काबिल ज़रूर है, स्पेशली यूथ जो है, और उसका जो लार्ज साइज कंट्रीब्यूशन है हमारे डेमोग्राफिक्स में, उसकी वजह से हम बहुत एक सूटेबल इकोनॉमी। और तीसरी चीज़ रीजनल इंटीग्रेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें ज्योग्राफी अच्छी दी, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी दी, और सीपैक के ज़रिए हमने रीजनल इंटीग्रेशन हासिल कर लिया। और मेरा ये ख्याल है कि जो स्टडी भी, अगर आपको याद हो, कि पिछले साल आई थी, और वो 2050 तक इकोनॉमीज को हाईलाइट कर रहा था, और बहुत सारे लोगों ने उसको क्वेश्चन भी किया था। लेकिन मुझे अब ये यकीन होता जा रहा है, और स्पेशली जो इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, जो रीजनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान टॉप 50 इकोनॉमीज में बाय 2050 आ जाएगा, बल्कि टॉप 20 में आने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल अच्छा, पोटेंशियल है मेरा ख्याल है जी। एक बात मैं जरूर कहूंगा जी कि ये जो रिसेंटली उड़ान पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं 5 की बातें प्लानिंग मिनिस्ट्री से भी होनी, मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए। हमें अब ये सोच लेना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी के अगेंस्ट हम प्लानिंग करते हैं, मायोपिक थिंकिंग करते हैं, उससे अब फायदा नहीं हो लेकिन रहा। डॉक्टर साहब, हमें एक ही लॉन्ग टर्म फैक्टर भी तो है कि हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इनको तीनों को पैरेलल चलाना पड़ता है, क्योंकि हमें बाज औकात एक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम स्टेबल हो जाएं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में बड़ा क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्रंच का हमें सामना करना पड़ा। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये हमेशा से आई थिंक यकीन है इस बात पे कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही मिलते हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन किसी चीज के नहीं होते, और वो शॉर्ट टर्म आप जंप स्टार्ट तो करते हैं, इसीलिए हम बूम एंड बस्ट साइकिल्स में रहते हैं। और अब जो कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन भी इस तरह, डिस्कोर्स को जिस तरह हो गया है, पोलराइजेशन। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि रीसेंट गवर्नमेंट ने SIFC के जरिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लिया। हमें एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। हमें ये जरूरत है इस माइंडसेट की, ये जो 3 हमने जो ज्योग्राफी की बात की, ह्यूमन रिसोर्स की बात की, हमने जो अपनी ब्रेन गेन जो है, उसको ब्रेन गेन याद रखिएगा जी। उसको हमने यूज करना है, ताकि हम एक आगे अब चल सके। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, और हमारे पास अब गुंजाइश भी नहीं है डॉक्टर साहब। अब हमारे पास, आप ठीक कह रहे हैं, अब हमारे पास गुंजाइश भी। जनरेशन शायद हमें, ठीक है, जनरेशन जो बहुत स्मार्ट है, जनरेशन एक्स सर, ये अनफॉर्चुनेट जो नेक्स्ट जनरेशन और जिस यूथ की आप बात करें, मैं कुर्बान साहब को इन्वॉल्व करना चाहूंगा। कुर्बान साहब, यूथ के हवाले से बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हम स्किल्ड यूथ को जो है नहीं नज़रअंदाज कर सकते, और ना ही हम अपनी तकनीकी तालीम, जिसमें अनफॉर्चुनेट हमें कहना पड़ेगा, हम क्या अब इसमें लगी लिपटी बात करें कि हमने कोई गैर मामूली फैसले नहीं किए। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके क़याम से लेकर जो अपनी डोमेन तक थी। डॉक्टर, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, खास कर हमारे जो नौजवान जो 60% आबादी रखता है। अब अगर हम CPEC 2 की बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसको समझने के लिए, उसके फ़वाइद मालूम करने के लिए हमें CPEC 1 पे बात करनी पड़ेगी। 13 साल का मुख्तसर अरसा, तकरीबन 13 साल कैसे 11 साल का, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उसके जो फ़वाइद हैं, मेरे ख्याल में गैर मामूली हैं। आप अगर उसको देखें, 4 मेन चीज़ें जो आपने अचीव किए दोनों ममालिक ने: सनती कैपेसिटी में इजाफा, समाजी जो तरक्की है उसमें तवाज़ुन, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी और अंदरूनी इस्तेहकाम। क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस स्टेबिलिटी, ये आप समझते हैं कि हमने अचीव किया। 4 चीज़ें एट ए टाइम आपने अचीव की। क्योंकि कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, सनत, ज़राअत, ये सारी चीज़ें आपकी कट्ठे अगर चलेंगी तो आपकी मईशत तरक्की करेगी। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारी GDP का 12% है, तो चाइना में ये 27% है।
ये आपने कुर्बान साहब बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हमने तवज्जो दी। बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारे पास एक एनर्जी का मसला था, एनर्जी के हवाले से हमने बहुत काम किया। वही उसी चीज पे आ रहा हूं। अब सीपेक फेज 1 की हम अगर बात करें तो 4 कॉरिडोर हमने कनेक्ट किए इसके थ्रू। 1.3 बिलियन डॉलर का हवेलियां थाकोट जी नॉर्थ अलाइनमेंट, 2.8 बिलियन डॉलर का मुल्तान सखर जी। अब मुल्तान सखर ये है कि मैं सिंध से आना जाना मेरा इस्लामाबाद एक रूटीन रहा है, तकरीबन हम बस एक सेक्शन रह गया और उसके बाद हम 8 से 10 पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। 8 से 10 घंटे में लगते थे, बिल्कुल। अब हम 5 घंटे, 4.5-5 घंटे आप मुल्तान से सखर पहुंच जाए। होना तो ये था कि सखर टू हैदराबाद सेक्शन बनना था। पिछली दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ सीपे के साथ कोई अच्छा अमल नहीं था। मैं समझता हूं कि सियासत अपनी जगह पे। अच्छा, मैं कुर्बान साहब क्योंकि मौके को देख के और वक्त को देख के, वक्त की किल्लत का सामने सीधा कुछ बातें, बड़ा अहम आपने 3 जो सेक्शन थे उसका जिक्र किया। अब ये जो था कोट से राई कोट का एक सेक्शन रहता है, उसके बाद खुंजराब तक हमारी रसाई। अच्छा, दूसरा ये आपको नहीं लगता कि 2025 हमारे फेज 2 के बाद हम अगले फेज में दाखिल होने वाले थे, जो हमने गलतियां की, कोताहियां की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो ही कह रहा था कि बदकिस्मती है कि सियासत और मईशत को दोनों को बिल्कुल अलग करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। सियासत हुकूमत किसी की भी हो, मईशत का एक जो प्लान है, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो ढांचा है, उस पे अमल दरामद वैसे ही होना चाहिए जैसे होना जो हो रहा था। अब बात हो रही है कि सखर ग्वादर तकरीबन 900 किलोमीटर जो कॉरिडोर है उस पे काम जारी है। अगर उसके बाद ये सारा कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया सर, फ्री पोर्ट जो है आपका वो जो है वो बन गया है, और आपका जो इकोनॉमिक जोन है उस पे काम शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली ये बड़ी सारी अचीवमेंट। सर अहम नुक्ता जो इसमें सबसे ज्यादा है SIFC, यानी जो सरमायाकार हैं उनके लिए हमने एक तो अपने 5 कंपोनेंट्स से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश की, दूसरी जानिब 1 विंडो ऑपरेशन और मैनेजमेंट, खासतौर पे बॉर्डर मैनेजमेंट हमने बड़ी अच्छी कर दी, क्योंकि हमें इसके लिए सबसे बड़ा क्राइसिस यही था। डॉक्टर, उसके साथ साथ हमें जो सरमायाकार है वो बैरूनी हो अंदरूनी हो, उनको 1 विंडो सहूलियात हमें देने के हवाले से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स रहे। अब हमें ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक साल हो गए और आने वाले दिनों में मजीद ये स्मूथ होंगे। तो जो वजीर खजाना बात कर रहा है 200 से 300 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की चाइनाज की कंपनियों के थ्रू, तो ये इसी सूरत में आएगा जब आप उनको बैरूनी सरमायाकार को सहूलियात देंगे, उनको सिक्योरिटी के जो आप जो जरूरियात हैं उनको पूरा करेंगे, उनको जो भी खुसूसी तौर पे जो इंटरव्यू दिया हमारे वजीर खजाना ने उसने सिक्योरिटी पे फोकस रखा है। मैंने सुना, मैंने पढ़ा, उसको देखा, तो ये सारी चीजें मिलके आपको बेनिफिट्स देंगे। अब इसी सीपेक 1 के जरिए अब तकरीबन मेरे ख्याल में 19 प्रोजेक्ट पावर के एनर्जी के कमीशन्ड हुए हैं जी। 1400 प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट हुए हैं, तकरीबन 8000 मेगावाट के। ठीक है, अब तकरीबन 2,36,000 से ज्यादा भाषा वगैरह भी उसको इंक्लूड कर दे। जी उस भी, और जॉब्स तकरीबन 2,36,000 जॉब्स। अच्छा, मैं ये आपका जो नुक्ता है इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम फेज 1 और फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 1 में फाइबर ऑप्टिक, रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की बात हो रही थी, अब जो 3 सेक्शन गिनवाए हैं कुर्बान साहब ने, तो क्या इसको अब हम प्रॉपर फेज 2 कहें? क्योंकि फेज 1 में ML1 का भी एक बड़ा अहम मंसूबा था, क्योंकि रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पैरेलल था। तो आपको क्या लगता है कि ये फेज 2 के साथ ही अब इसको क्लब करके आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, एक्चुअली जब आप टारगेट सेट करते हैं तो उसके मुताबिक ही आप किसी इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आपने 2013 के अंदर क्लियरली टारगेट सेट किए थे, और उसको फर्दर आपने 2015 के अंदर जब उनकी लीडरशिप, चाइनीज लीडरशिप आई थी पाकिस्तान, तो उसको फर्दर कंसोलिडेट किए थे, जिसके अंदर पहले आपने जो है एरियाज जो बॉटलनेक्स थी उनको रिमूव किया, उसके बाद एक्सपेंशन की तरफ आपने 2025 में जाना था, और उसके बाद आपने पीरियड ऑफ मैच्योरिटी की तरफ 2030 तक जाना था, जिसमें ML1 भी शामिल, और आपने कुछ रीजंस भी हाईलाइट किए जिसकी वजह से हम उस स्पीड से एक्सपेंशन हासिल नहीं कर सके, स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स।
लेकिन मेरा ये ख्याल है, और अभी यकीनन पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी और अंदरूनी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी आपने हाईलाइट किया, लेकिन सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमने IMF के एक एक्सटेंसिव लोन के अंदर है। आई थिंक कि पाकिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड का है उसको अब हमें नेक्स्ट लेवल पे रेलवे की तरफ लेके जाना पड़े। जी हाँ। और उसकी वजह, बुनियादी ही वजह यह है कि ना सिर्फ इससे आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट, टूरिज्म और इसकी कॉस्ट जो है वो नीचे जाती है, आपकी इन्वायरमेंट पे बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप ये ट्रक्स जो आपकी सड़कों पे होते हैं ना सिर्फ सड़कों को डैमेज करते हैं, माहौल को, और उसकी वजह से आलूदगी भी फैलाते हैं। तो अगर आपके पास ML1 हो, और स्पेशली आपने इसको, चूंकि आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप इसको फेज बाय फेज करें। आप वो एरियाज जहां पर आपकी वर्नेबिलिटीज हैं, आपके ट्रैक वीक हैं, वहां पर आप फौरन ये लेकर हैं। लेकिन एक चीज मैं डॉक्टर साहब आपसे जरूर, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये जरूर कहूंगा कि जब, चूंकि ये पाकिस्तान की एक मेजर नेक्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी और एक मेजर प्रोजेक्ट होगा पब्लिक सेक्टर का या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये नहीं हो सकता कि जो हमने, जिस तरह हम रेलवे को चलाते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, उस तरह आप एक इन्वेस्टमेंट भी करें और फिर उसी तरह ही चलाना है। आपको इसको मॉडर्न बुनियादों पे जॉइंट वेंचर या स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके चलाना पड़ेगा। ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर में रेलवे ने उस तरह तरक्की नहीं की। लास्टली मैं ये जरूर बात करूंगा कि हमें ऑप्टिकल फाइबर को ना सिर्फ कराची बल्कि हमें उसको लेके जाना पड़ेगा गवादर, और साथ साथ हमें सबमरीन केबल की कनेक्टिविटी को भी इंश्योर करना है। अगर आपकी ऑप्टिकल फाइबर नॉर्थ से कनेक्ट हो जाती है और साउथ में आपकी सबमरीन केबल है, और उसमें भी आप चाइनीज के साथ को जॉइंट वेंचर कर लें, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जिसके चैलेंजेस हमारे यूथ भी देखते हैं, ई-कॉमर्स के अंदर भी आते हैं, हमारी खुद कनेक्टिविटी उस तरह नहीं होती सस्टेनेबल, तो ये तमाम मसाइल हम हल कर सकते हैं। प्लीज याद रखिएगा कि सीपेक जो है ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है, वो अभी हम उड़ान पाकिस्तान या PSDP के जरिए करते हैं। ये एक स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस से हमने वो जो प्लान किया हुआ है उसको आगे लेके जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे आपने माइंस एंड मिनरल में। लेकिन एक चीज आपको जरूर सेकंड फेज में करनी पड़ेगी। देखें, क्लियर हम फर्स्ट फेज के अंदर डायरेक्शन में थे और उसके मुताबिक हम आगे चले, चाहे हम डॉक्टर साहब मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। मैं कुछ जी ऐड करना चाह रहा था ताकि जी एक लास्ट बस पॉइंट कि इस फेज के अंदर चूंकि हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, हमें सेक्टोरल अप्रोच रखनी होगी। हमें आइडेंटिफाई करना होगा किन सेक्टर को हमने डेवलप करना है, उसमें चाइनीज की हेल्प करनी होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अपना माइंडसेट, अपने ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच उसको तब्दील करके, आज भी गुफ्तगू हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशली इंडस्ट्रियल जोन्स के मुतालिक कहा है। ये अब बातों से आगे जाना चाहिए। अब हमें डॉक्टर साहब, हमें तो खैर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ज्यादा कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इशू अब आ रहा है, क्योंकि SIFC के बाद हमें काफी हद तक हमारा वो मसला हल हो गया। आपने एक नुक्ता उठाया कि हमें PPP की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन आपको लगता है कि हमने SIFC का एक शेल्टर प्रोवाइड किया, वन विंडो ऑपरेशन, उसके बाद उसी के अम्ब्रेला तले हम सीपैक की कंटिन्यूटी भी बड़ी जबरदस्त है, तो आपको FDI के हवाले से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है? आपको लग रहा है कि वो साजगार माहौल हमने प्रोवाइड किया है कि हम FDI को कुछ अचीव करें? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि, और ये बात सच है कि हमने इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस तो बना ली, चाहे वो SIFC हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, जब आप माइंस एंड मिनरल्स में जाते हैं, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में, तो वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है। या आपकी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास, बलोचिस्तान में आप देख लें, GB के अंदर, AJK, इवन KP के अंदर, क्या आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या आपके पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटीज इस तरह है? अच्छा, पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के जो मेन नोड होता है प्लानिंग मिनिस्ट्री में या रिस्पेक्टिव प्लानिंग डिवीजन में, जो प्रोविंशियल, वो तो किधर ठीक होता है। लेकिन जब आप नोड्स में जाते हैं, क्योंकि नोड से इनपुट आनी है, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी का जो माइंडसेट है ना, रिस्क एवर्स होना है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ इनहेरेंट रिस्क। सर, आपको नहीं लग रहा डॉक्टर साहब कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच अब कुछ मुस्बत और कुछ दुरुस्त सिमत की तरफ अब है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तहफुजात खदशात रहे हैं? अभी तो मुझे
यकीन है कि SIFC जो अप्रोच ले रही है होल ऑफ गवर्नमेंट, हमें नजर आ रहा है कि एक्टिव मूवमेंट है, हमें रोज उस सिलसिले में खबर आती है, चाहे मिडिल ईस्ट से डिस्कशन हो, चाहे चाइना से हो, ये इंटरेक्शन है। लेकिन ये सस्टेनेबल रहना चाहिए सर। मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इसको आप सस्टेनेबल करें, प्रोविंसेस की हैंड होल्डिंग करें, क्योंकि प्रोविंसेस को अगर आपने छोड़ दिया तो आप कितनी भी एक्शन लेते रहें वो फिर उस तरह आगे बात ठीक है, ठीक है। ये पंच लाइन है डॉक्टर साहब, ये पंच लाइन है कुर्बान साहब। कोऑर्डिनेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि एक तो माइंस एंड मिनरल्स, मेरा ख्याल में जब स्टार्ट हुआ था तो हमारा फोकस यही रहा था, क्योंकि पोटेंशियल को देखा गया। सिंकियांग को देखें जो उनकी वेस्टर्न साइड है, हमारी जो वेस्टर्न साइड है, थोड़ा सा अगर हम मवाजना करें तो माइंस एंड मिनरल्स पर काम करने के लिए ज्यादा जरूरत थी, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक जोन का मुकम्मल होना, उस पर ज्यादा तेजी से काम होना। आपको नहीं लगता कि हम गो के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने 3.5-4 साल भुगता कि वो एक कंटिन्यूएशन थी जिसको बुरी तरह मुतासिर हमने किया, लेकिन कुछ काम हमने करने हैं जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सेक्शन जो बहुत सारे काम करने हैं। मैं समझता हूँ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत सारे शोबों में एट ए टाइम हमें चलना है। ज़राअत, एग्रीकल्चर, पानी का बेहतर इस्तेमाल, आपकी एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल, ये आपके सेहत के शोबे में उसको यूटिलाइज करना। जो हमारे पास वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, हमें इनको सबको इकट्ठे इस्तेमाल भी करना है, उनसे फ़वाइद हासिल करनी है। एक छोटी सी मिसाल आपको बताऊंगा ना। चीन अगर एज हमारा पार्टनर हमारे साथ चल रहा है, 6% फ्रेश पानी से वो 10% एरिया आबाद करता है और दुनिया का 20% आबादी को वो खुराक फराहम करता है। 6% पानी, 10% एरिया जमीन का, और दुनिया की 20% आबादी को वो खुराक फराहम कर रहा है। और उन्होंने मुख्तसर अरसे में तकरीबन 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। तो ये इसलिए है कि चीजों को बेहतर इस्तेमाल। अब हमारे यहाँ भी हो रहा है, कच्ची कैनाल वगैरह की बात करें, पटफीडर का भी पाइपलाइन में चीजें हैं, काफी पीछे है, लेकिन हमें ड्रिप इरिगेशन पे, हमें इरिगेशन पे, इन चीजों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो आबादी जिस तरह हमारी बढ़ रही है, हमारे जो जरूरियात हैं आबादी के, उससे पहले हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के इशू है सर। तो मैं वही कह रहा था कि वो इसलिए है कि आप इकोनॉमी को सियासत को जोड़ देते हैं इकट्ठे, उनको दोनों को सेपरेट करना चाहिए, दोनों अलग एंटिटी होने चाहिए। कि आप सियासत अलग करें इकोनॉमी के हवाले से। हमारे यहाँ यही तो मसला है सर, बदकिस्मती हमारी अपोजिशन जो है वो उसको जोड़ भी देती है, और मईशत पर सियासत भी अलमिया है। तो मैं लेकिन क्या करें, ये कोई कहीं ना कहीं तो आपको ये चीजें तय करनी पड़ेगी ना, बिल बैठ के, कि भाई आए सियासत को अलग करते हैं, मईशत को, इकोनॉमी को अलग करते हैं, ये काम चलता रहे। सियासत खेलते रहेंगे। असेंबली पड़ी है, कौमी असेंबली, सेनेट, सूबाई असेंबलियां, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सूबों की जिम्मेदारी इन काम में, इस तरक्की में वफाक से ज्यादा है। वफाक पॉलिसी मैटर्स पे सर JCC के इजलास मुअत्तल होते रहे, वो इजलास में बदकिस्मती से 3.5 साल एक हुकूमत थी, शरीक नहीं होते थे उनके लोग। भाई अब मैं डॉक्टर यही बात कर रहा था कि मुल्तान सखर मोटरवे बन गया तो हम 5 लाख घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। अगर सखर हैदराबाद बन जाता तो कराची के अंदर सर यारिक से जोब और DI खान वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यारिक से DI खान और जोब वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको मिल बैठ के, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इससे मैशत कुर्बान बलोच साहब, क्योंकि ये बड़ी रिच डिस्कशन है, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे हमेशा बात हम करते रहेंगे। आपको भी हमने मदू किया था डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी जो कीमती तजावीज़ हैं, जो आपके एक्सपर्ट ओपिनियन है, हम उससे इस्तेफादा हमेशा करते। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट, फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPAC, और कुर्बान बलोच साहब सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तालीम कितनी अहम है, और तालीमी मैदान में जहाँ हम बात करते हैं मर्दों की, उन्हीं सफ़ों में हमें ख़वातीन की अचीवमेंट भी नज़र आती है, जिसमें पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला इस वक्त जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनकी परफॉर्मेंस हम देखें, और वो जो तालीमी मैदान में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, और बिलखुसूस ख़वातीन की जो तालीम है उस पर उनका फोकस है, और दीगर इससे जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं और सेक्टर्स हैं उसे ज़ेर बहस लाएंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक से कबल जैसे मैंने आपको बताया कि तालीम के हवाले से हम बात करेंगे, ख़वातीन की तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन की जो तालीमी शरह है उसमें बतदरीज इजाफ़ा नागुज़ीर है और मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से 2 रोज़ा ग्लोबल समिट पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ और वज़ीर आज़म ने उसमें एक मरतबा फिर स्कूलों से जो बाहर बच्चे हैं उनका जिक्र किया और बिलखुसूस उन्होंने इस्लामाबाद में ख़वातीन के हवाले से जो तालीमी मैदान में उनकी काविशें इस कॉन्फ्रेंस में उसकी काफ़ी तफसीलन उसके जिक्र भी किया। बड़ी अचीवमेंट थी जी पाकिस्तान में ये इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे पैरेलल कि जहाँ पे हमारी प्राइमरी एजुकेशन है और वहीं पे हमारी जो हायर एजुकेशन है, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट हम कुछ साल तो बड़े ताखीरी हरबे भी हमारे इस्तेमाल हुआ। अब इंटेंशन की बात मैं नहीं करूँगा, कहीं पे इंटेंशनली था कहीं अनइंटेंशनली था, लेकिन हायर एजुकेशन यानी जो आला तालीम है उसमें पाकिस्तान को जो कंपटीशन था उसमें पाकिस्तान काफ़ी पीछे रहा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है और बड़ी बेहतरी नज़र आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से गैर मामूली फैसले भी कर रहा है और 26.2 मिलियन बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात यहाँ पे और भी करनी बहुत अहम है कि हमने जहाँ पे बच्चों को स्कूल से बाहर देखा वहीं पे हमने बोगस असातिज़ा और बोगस स्टूडेंट्स भी देखे और ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अनफॉर्चुनेट इंटीरियर सिंध में भी कुछ इस तरह के केसेस सामने आए। इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और आज कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म ने तफसीलन जिक्र किया कि इस ग्लोबल समिट में मलाला यूसुफजई ने भी शिरकत की, मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं और साथ साथ इस ग्लोबल समिट में उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। इस हवाले से हमने मदू किया है और हम तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर अहमद साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया पाशा साहिबा हैं जी, माहिर तालीम में, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि एक तरफ तो हम ख़वातीन की तालीम की बात करते हैं, डेफिनेटली प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तो हमारा है भी प्राइमरी है, डेफिनेटली उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। आला तालीम के हवाले से और बिलखुसूस ख़वातीन के क्या आप बता सकेंगे कि हायर एजुकेशन कमीशन किस तरह के इक़दाम कर रहा है ख़वातीन को लेकर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को लेकर थ्रू आउट कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक चैलेंज है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, ये चैलेंज है कि फीमेल एजुकेशन के बारे में कुछ परसेप्शन भी गलत है, लेकिन नेचुरली लो लेवल पे है, मसाइल पाकिस्तान में भी हैं। जहाँ तक हायर एजुकेशन लेवल की एजुकेशन है, आपको पता है कि 2002 में HEC को UGC से अपग्रेड करके HEC बना। उस वक्त हमारी जो हायर एजुकेशन सेक्टर था उसमें एक्सेस रेट ही बड़ी थोड़ी थी, 2.1% ऑफ टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट था। लेकिन सबसे इशू जो बड़ा था वो जो इक्विटी पार्ट है कि हमारे यहाँ देखें 49 to 51% इस वक्त रेशो है फीमेल टू मेल की, अराउंड इतनी बनती है, ऑलमोस्ट 50-50 होते हैं तो। लेकिन उस वक्त जो 2002 की बात करें तो हमारी टोटल जो फीमेल जो हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी सिस्टम में थी वो 32% थी और 68% जो है वो मेल डोमिनेटेड हमारी एनरोलमेंट होती थी यूनिवर्सिटी सिस्टम में। आपको जान के ये खुशी होगी कि बड़ी डेडिकेटेड एफर्ट की गई, जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, आपने स्कॉलरशिप की बात की, आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, हमने हमेशा हमें डायरेक्शन ये थी कि 50% सीटें जो होगी 50% स्कॉलरशिप हम बच्चियों के लिए रखेंगे। और उसके अलावा जो हम डोर स्टेप तक पहुंचे, हमने कैंपसेस बनाए रिमोटेस्ट एरिया में जाके जहाँ पे हमारे सोशल इशू भी थे कि बच्चियों को वो पेरेंट्स नहीं भेजते थे को एजुकेशन में। तो आपको जान के खुशी होगी कि आज वो जो गैप है वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। इस वक्त जो हमारी अगर टर्शियरी एजुकेशन में देखें फीमेल टू मेल जो रेशो है वो 48 to 52% है। सो ऑलमोस्ट वी आर देयर। और मेरा ख्याल है दुनिया में इस स्पीड से 22 साल में इतना बड़ा टर्न अराउंड नहीं हुआ किसी भी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे इतनी ज्यादा हमारी बच्चियों ने, खासकर जो पेरेंट्स उनके, उन्होंने ये हिम्मत दिलाई। और इस वक्त हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर हर उस फील्ड के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है एक सवाल मेरा बड़ा आम हमेशा आपसे मैं करता हूं, पूछता भी हूं कि जो पसमानदा इलाके डिप्राइव्ड एरियाज हैं बलूचिस्तान का, आपको याद होगा एक पेंडिंग थी, आपके साथ हम बैठे थे, डिस्कशन भी की थी कि जी कुछ जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं उनको स्कॉलरशिप पर भेजने के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से सरफराज बुख्ती ने भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो क्या 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी साथ में ऐड कर लें तो क्या कोई फोकस्ड है इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से?
देखिए, फेडरेशन तो अपना रोल प्ले कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त तक भी, इस मुश्किल हालात में भी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है सपोर्ट करना हायर एजुकेशन के अंदर, जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज है उनके भी। जहां तक स्कॉलरशिप की बात है, बिल्कुल खासकर जो आपने बलूचिस्तान का हवाला दिया, क्वाटा और बलूचिस्तान के लिए अंडर ग्रेजुएट भी और दूसरे स्कॉलरशिप भी सेपरेट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम हर साल हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप देते हैं, लोग इंडिजिनस में मेनली इस वक्त, और ऑफ कोर्स जो बाहर के भी स्कॉलरशिप थे उसमें भी उनका शेयर अकॉर्डिंगली मिलता था। ठीक, अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगा फजर राबिया पाशा साहबा, ये बताइएगा कि तालीम के हवाले से हम ख़वातीन का अक्सर जिक्र करते हैं, हम तो शुरू से सुनते आते हैं कि तुम कौम की माँ हो, औरत से हमने ये कहना है, औलाद तुम्हारी दौलत है और तालीम तुम्हारा गहना है। ख़वातीन के हवाले से क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ पे हमें बेहतरी की मज़ीद गुंजाइश है, कितना हमें काम करना है और अब तक जो हमने काम किए कितना सेटिस्फैक्ट्री हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिल्कुल जी, जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो उसके बेशुमार फ़वाइद हैं, और औरत मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो बच्चों की देखभाल है वो बच्चों हम ये कहते हैं कि बच्चे की पहली जो माँ की गोद है वो उसका पहला स्कूल है। तो एक माँ का तालीम याफ्ता होना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, जैसे हेल्थ में हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का, और उसका एक मेजर रीज़न उसके पीछे ये है कि माँ पढ़ी लिखी जब नहीं होती तो वो बच्चे का उस तरह ख्याल नहीं कर पाती जिस तरह एक पढ़ी लिखी माँ को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, हम उसके बेसिक एक ह्यूमन राइट की बात करते हैं कि वो क्यों ना पढ़ लिख के अपने ख्वाब पूरे करें। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने पढ़ी लिखी ख़वातीन का आपने जिक्र की, ये भी थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। पढ़ी लिखी किसे कहते हैं? जो अखबार पढ़ ले उसे पढ़ा लिखी? क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है बदकिस्मती से उसमें तो हम कहते हैं जो नाम लिखना जिसे आता हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ता हो, सबको हम उसमें शामिल कर देते हैं। अगर वो निकाल दें तो हमारा लिटरेसी रेट तो बहुत कम है। और असल में देखें, पढ़ा लिखा तो वो होना चाहिए जो दीन को भी समझ सके। अगर मतलब जैसे हम कुरान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि खाली आपने अरबी पढ़ के और उसको मेमोराइज करके वो आपका पूरा नहीं हो पाता जब तक आप कुरान को समझ नहीं सकते। ये एक एग्जाम्पल है। तो दीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखी हैं तो आपकी मतलब पढ़ी लिखी वही बात है कि सिर्फ नाम लिखना नहीं आपको आता और अखबार पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपको एक ज़िंदगी की एक समझ बूझ है, आपको बच्चों को कैसे पालना है। पेरेंटिंग फॉर एग्जांपल एक स्किल है। आप जितनी पढ़ी लिखी होंगी आप उतना बेहतर तरीके से अपने बच्चे को पाल पोस सकती हैं, आप उसको सिखा सकती हैं ज़िंदगी के बारे में, माशरे के बारे में, तरबियत की हम बात करते हैं। तो एक औरत का पढ़े लिखा होने का मतलब सिर्फ लिटरेसी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी वो पूरी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो पूरे एक माशरे के लिए ज़रूरत है। फलाही इदारे, इस्लाही इदारे, समाजी इदारे, सोशल एक्टिविस्ट, इंसानी हकूक एक्टिविस्ट, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ये भी इनका भी तो एक रोल बनता है। देखिए, मैं आप समझ रही है कि कुछ उसमें बेहतरी आई है, इंप्रूवमेंट आई है? मैं समझती हूँ देखिए, गवर्नमेंट दो चीज़ें, गवर्नमेंट के एंड पे मैं समझती हूँ बेहतरी आई है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, क्योंकि काम हो रहा है। और मैं हर जगह बार बार बता रही हूँ कि देखिए हम लोगों ने कितना एक अच्छा स्टेप लिया है एज अ कंट्री कि हमारी गर्ल्स एजुकेशन टास्क फोर्स ऑलरेडी अब सेटअप हो चुकी है इस साल, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है कि औरत की तालीम के लिए एक स्पेशल काम करने की ज़रूरत है, डेटा को देखने की ज़रूरत है और कहाँ इश्यूज़ हैं, कहाँ गैप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि उसके हिसाब से उसको एड्रेस किया जाए। जैसे आपने पहले बात की कि तालीम एक 18th अमेंडमेंट के अंडर वैसे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है, तो सबका मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं, बात ये मैडम कि जब आप बच्ची को स्कूल भेजते हैं वहां पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी, असातिज़ा की हायरिंग से फायरिंग तक की जिम्मेदारी, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन शऊर आगाही के लिए हमें जो हमारी सोसाइटी के अंदर खुद खवातीन और एक्टिविस्ट हैं वो कहाँ हैं? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम लोग हमारे पास बहुत अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब तक बच्ची को तालीम का एक्सेस नहीं मिलेगा या बच्ची तालीम याफ्ता नहीं होगी तो बाद में उसको ये भी शाऊर नहीं होगा कि उसको जो हमारा लॉ है वो उसको क्या राइट्स दे रहा है। तो बाद में तो हमारे पास बहुत सारे वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं, लेकिन हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है।
बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बच्चों की तालीम पे बात करते हैं मुल्क में और उसके लिए एडवोकेट करें, और उसकी कमी है। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सबसे यही होगी कि प्लीज़ जब तक बच्ची तालीम याफ्ता नहीं होगी, बच्ची स्कूल नहीं जा पाएगी, तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जब वो बड़ी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ जितनी है ख़वातीन या ऑन जॉब में जो ख़वातीन या कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, तो वो 1 घंटा दे दें सिर्फ इस सेक्टर को, 1 घंटा दे बात करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग टूल है, उस पर एक बात करना शुरू कर दें। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हर प्रोविंस में हमारे पास, हर सूबे में हमारे पास वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, एंड नॉट जस्ट वुमेन राइट एक्टिविस्ट, चाहे वो मेल भी हों, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ख़वातीन नहीं बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठानी है, बल्कि मर्द हजरात हमारे चैम्पियंस हम उनको कहते हैं, जो ऑलरेडी वुमेन राइट पे बात करते हैं, वो इस पे बात करें, ताकि जितनी बात होगी उतना ही अवेयरनेस रेजिंग होगी, उनकी लोकल कम्युनिटीज़ में होगी, घरों में पता चलेगा, और गवर्नमेंट लेवल पे ज़्यादा इंगेजमेंट होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आपके साथ तो हम एक स्पेसिफिक गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि इस्लामी तालीमात से भी आरास्ता हैं, आप इन चीज़ों को भी समझते हैं, ट्राइबल सोसाइटी उसकी डायनामिक्स को भी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अफगानिस्तान को भी हमने मद्दू किया था और इस कॉन्फ्रेंस में जो इस्लामाबाद में समिट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट हटदर्मी बरकरार रही और तालिबान हुकूमत ने आने से इनकार कर दिया, और हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्या लगता है आपको, क्या ट्राइबल सोसाइटी जो है वो ख़वातीन को तालीम से रोकती है, या इस्लामी तालीमात को, या उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुई है? क्या वजह है कि ख़वातीन को हम मजबूर, जैसे हमारा नेबर कंट्री कर रहा है? देखें डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल उस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमें अपने घर के मसले देखने चाहिए। हम अपने मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और खासकर हायर एजुकेशन बेहतरी हो रही है। और इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि औरतों की, मेरा ख्याल है कि इस्लाम में तो बड़ी स्ट्रांगली कहा गया है, और हमारे पास इसकी हदीसें भी हैं सब, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पे लाजम है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली जो वही भी यही आई थी, इकरा बेस्म रब्बिक कर लेती। तो हम मुसलमानों को तो ये नहीं बताना चाहिए कि, या हमें पता नहीं है कि तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मर्दों के लिए नहीं कहा गया, औरतों और मर्दों दोनों के लिए लाजम कहा गया। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम में तो कहीं भी ये पाबंदी एजुकेशन के नहीं है। हाँ ठीक है, हर कोई को अपने डोमेन में रह के, जो आपकी जो शरई लिहाज से, जो आपके बाकी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी जो लोकल डायनामिक्स, उसके तहत हमारे पाकिस्तान में भी कई एरिया हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं कंफर्टेबल बच्चियों को, जिसमें जो आम यूनिवर्सिटियों में या बाकी जगह भेजने के लिए जहाँ पे जेंडर दोनों होते हैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हमने वुमेन यूनिवर्सिटियां भी बनाई हैं और माशाल्लाह कैंपसेस बना के वुमेन दी। डॉक्टर साहब, मैं इसी पे आपसे थोड़ा सा चाहूंगा, वजाहत थोड़ी सी चाहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चाहती हैं कि वो हायर एजुकेशन कमीशन के पैनल पर हों, उनको रिकग्निशन मिले। कितने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके अम्ब्रेला तरह ही है, HEC ने उसको रिकग्निशन दी है या इंस्टीट्यूशन बने? क्योंकि ये एक गिला है सर, वो ये कहते हैं कि जी हम अपनी बच्चियों को को एजुकेशन से मतलब हट के स्पेसिफिक खवातीन की इंस्टीट्यूशन हो, वहां हम भेजेंगे बच्चियों को। देखिए, जो आने वाला वक्त है, नेचुरली गज़वात में भी देखें, उस वक्त के जो औरतें थी वो आके हिस्सा लेती थी। उस वक्त भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हयात में भी वो आके मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। तो इसमें कहीं मुमानत तो नहीं है कि आपस में, लेकिन ये है कि उसमें डेफिनेटली कोई रिस्ट्रिक्शन है, उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये है कि जहां तक आपने पूछा कितने अदारे हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 269 यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, फिर मोर देन 4000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा जी माशाल्लाह हर किस्म की हमारे पास एक्सेस, हमने आप बलूचिस्तान से आपका तल्लुक भी और आपको पता भी है कि रिमोटेस्ट एरिया तक हम ले गए एजुकेशन को। वड में है और नौशकी में है, कहाँ कहाँ हमने कैंपस पहुंचाया। इसी तरह सिंध में, सदर्न पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर के रिमोटेस्ट एरिया वो हवेली तक हम लेके गए कि जहां सर असातिज़ा की कुछ कमी है, सर असातिज़ा की कमी है, असातिज़ा की बहुत कमी है। असातिज़ा की कमी इसलिए है कि हम लोग जब पढ़ लेते हैं, जिस स्कॉलरशिप पे दिए जाते हैं, जब गवर्नमेंट ने मुश्किल वक्त में भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखे, तो जब बच्चे बच्चियां पढ़ जाते हैं तो फिर वो शहरों की तरफ ध्यान देते हैं। सर स्किप तो नहीं हो जाते डॉक्टर साहब, स्किप तो नहीं हो जाते अक्सर स्कॉलरशिप वगैरह में, ये गिले शिकवे?
ये भी एक शिकायत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि सारे भागे। जब थोड़े से टफ टाइम आता है, थोड़ी सी खबरें गलत मिलती हैं उनको, बाहर हमारा मीडिया पे भी जो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, आपस में हम टेस्ट स्कोर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर लोग घबरा जाते हैं कि पाकिस्तान जाएंगे, पता नहीं वहां क्या होगा। लेकिन ये ज्यादा नहीं है, 7 to 10% के दरमियान रहता है, कभी 7%, कभी 4%, कभी 6%, जो जिसको हम कहते हैं ना कि वो स्लिप हो गए। और लेकिन ये है कि हम उसको फॉलो करते हैं और वो एक एग्रीमेंट करके जाते हैं और वो पे बैक करते हैं फिर सारा कुछ। ठीक है। अच्छा राबिया पाशा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, ये बताइएगा कि एक गिला शिकवा हमेशा से रहा है, ख़ास तौर पर पसमानदा जो सूबे हैं वहाँ पे अक्सर तालीम हासिल करने के बाद या हायर एजुकेशन के बाद वो अपना प्रोविंस छोड़कर, अपना ज़िला छोड़कर या अपना गांव छोड़ के, टाउन छोड़कर वो दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जाकर जो है वो खिदमात सर अंजाम देते हैं। इसके लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए, उसके लिए बेहतर इनिशिएटिव्स मिलने चाहिए इन इलाकों में जो अब जैसे टीचर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इनको हायर एजुकेशन कमीशन का कह रहे हैं, हमें मिडिल स्कूल के लिए, मिडिल लेवल के लिए टीचर्स नहीं मिलते हैं। जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो एक तो कैपेसिटी वैसे नहीं है, और फिर जैसे आपने कहा कि जो ट्रेन हो जाते हैं तो वो फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज बेहतर सैलरी, बेहतर आप क्योंकि वो फिर अपने आप को नहीं देख रहे, वो अपनी फैमिलीज़ को भी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से अगर माइग्रेट करके हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिल जाती है, तो वो उसके लिए ऑफ कोर्स वो उसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एज गवर्नमेंट मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में टीचर्स को रिटेन करने के लिए बेहतर इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करें, बाइंडिंग हो जाए, हाँ करें, और इनिशिएटिव्स बेहतर सैलरी प्रोवाइड करें। कुछ मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कंफ्यूजन है कि ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिटी है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो होते ही नहीं है। एक ही टीचर होती है, पूरे स्कूल को पढ़ा रही होती है तमाम सब्जेक्ट, तो वो क्या करेंगे बच्चे डिलीवर? स्पेशलिस्ट देखें, सिर्फ रूरल एरियाज नहीं, आपको अर्बन एरियाज में भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा। आप रावलपिंडी में आप कहीं पे भी कुछ स्कूल्स का उठा के आप कहीं पे डेटा देख लें, आप देखेंगे कि स्टेम के सब्जेक्ट्स की टीचर्स की कमी है, साइंस की, मैथ्स की टीचर्स की कमी है अक्रॉस द कंट्री। तो खाली ये नहीं है कि वो रूरल एरिया में, तो एक तो ये आपने देखना है कि टीचर्स की कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ में कमी है, ताकि उस चीज़ को प्रमोट किया जाए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया की सब्जेक्ट्स टीचर्स को ट्रेन किया जाए, हमारे शहरों के लिए भी और देहात के लिए भी, और स्पेशल इनिशिएटिव्स बनाए जाएँ। बहुत सारे ममालिक में मैंने देखा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि वो टीचिंग को इतना प्रमोट करते हैं और टीचर्स के रोल को इतना पॉजिटिवली प्रमोट किया जाता है मीडिया के बजट बढ़ाने के हवाले से भी तजावीज़ आती है, क्योंकि कुछ प्रोविंस तो ऐसे हैं कि जहां पे आपका पूरे का पूरा जो एजुकेशन का बजट है वो सिर्फ सैलरीज में चला जाता है। क्या डेवलपमेंट होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या वॉशरूम्स उनके लिए बनेंगे, क्या सहूलियात फराहम करेंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जी, क्योंकि एक तो सेट ये दो टाइप के बजट्स होते हैं, एक डेवलपमेंट बजट होता है और एक आपका ऑपरेशनल बजट होता है। ऑपरेशनल बजट तो वैसे ही सेट होता है, वो तनख्वाहें तो जानी होती हैं, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट का काम होता है उसमें फिर आपको सीरियस, जो भी कोई प्रोविंस गवर्नमेंट होगी उसको सीरियसली इस पे तफसीलन गुफ्तगू होगी और इस पे बात होनी भी चाहिए। डेफिनेटली तालीम है और तालीम के लिए जो है वो गैर मामूली फैसले जो है वो भी करने पड़ेंगे। फजर राबिया पाशा साहबा माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है डेफिनेटली, और जो अचीवमेंट है हायर एजुकेशन कमीशन की, उसका भी आपने जिक्र किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।